हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है यूपी पीसीएस का इंटरव्यू चल रहा है और उसी कड़ी में हमारे साथ एक सर हैं जो अभी इंटरव्यू देकर निकले हैं। तो चलिए सर से ही जानते हैं इनका इंटरव्यू कैसा गया और इनकी अभी तक की जर्नी कैसी रही यूपी पीसीएस में। सर, सबसे पहले तो हमारी तरफ से और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपको इंटरव्यू की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। सर, जानेंगे कि आपका नाम क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम अमित कुमार है। मेरी ग्रेजुएशन जो है दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट आगरा से हुई है। मैंने केवल ग्रेजुएशन ही की है, उसके बाद से मतलब मैं तैयारी में लग गया। तो और ये मतलब मेरा यूपीएससी के लिए सेकंड प्रयास है और सेकंड इंटरव्यू है। सेकंड इंटरव्यू है। और सर, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है और मीडियम क्या है आपका? मेरा मीडियम है हिंदी और जो ऑप्शनल है वो भी जो है हिंदी साहित्य। और सर, यहाँ पे आपका किस बोर्ड में इंटरव्यू था और कितने मिनट तक चला सर? यहाँ पर जो है सविता अग्रवाल मैम है, उस बोर्ड में मेरा इंटरव्यू था और लगभग 22 से 25 मिनट चला होगा, लगभग इतना ही। तो सर, किस सेगमेंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे गए? आपके ऑप्शनल से, जीएस से, करंट से? करंट से भी कुछ क्वेश्चन थे और ऑप्शनल से भी क्वेश्चन थे, लेकिन ज़्यादातर जो मेनली जो मेरा इंटरव्यू चला वो जो है सिचुएशनल क्वेश्चन ज़्यादा थे। सबसे पहले शुरू करेंगे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से। अगर कुछ क्वेश्चन अगर आपको याद हो पा रहा हो तो हमें बताएं। जैसे कि उन्होंने पूछा कि आपका जो है जो छायावाद है, छायावाद के बारे में बताइए। छायावाद के कुछ कवियों के नाम बताइए। आपके पसंदीदा कवि कौन से हैं, उनकी जो है रचनाओं, उनकी जो रचना है उनकी जो है कुछ पंक्तियाँ गाकर सुनाइए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो है हिंदी साहित्य से रिलेटेड थे। और जो क्या बोलते हैं जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन सर, कुछ सिचुएशनल बेस्ड भी थे। जैसे कि आप मतलब एफडीएम है तो जो बांके बिहारी मंदिर है वहाँ पर जो है क्राउड होती है, तो क्राउड को आप कैसे मतलब कि मेंटेन करेंगे जिससे कि जो है वहाँ पे कोई अभी दुर्घटना ना हो, जिसमें जो है जो किसी व्यक्ति की जो दुर्घटना हो जाती ना तो वो ना हो। इसके अलावा आप मतलब कि एफडीएम है तो मतलब कि एक तरीके से जो कुंभ का मेला है तो कुंभ के मेले को या फिर कोई मतलब कि ऐसा कोई मेला वगैरह हो तो आपको अगर वो ऑर्गेनाइज करना हो तो मतलब आप क्या तरीके से मतलब अप्रोच क्या होगी। तो ये कुछ मतलब सिचुएशनल क्वेश्चन थे मतलब इससे। और सर, करंट अफेयर से आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, अगर कुछ रिकॉल है तो हमें बताएं। करंट अफेयर से तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं पूछा मेरे से, करंट अफेयर से नहीं पूछा कुछ। और सर, जीएस के पोर्शन से खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह से कोई क्वेश्चन आपसे? नहीं, वो सब्जेक्ट बेस्ड नहीं था, केवल एक क्वेश्चन ये था कि जो है आर्टिकल जो 370 हटाया गया है तो वहाँ पे जो है जो विधानसभा है वो अभी जो है चल नहीं रही है एक तरीके से वो जो है। तो अगर वहाँ पर विधानसभा बना दी जाती है तो मतलब कि कितना सही कितना गलत, ये क्वेश्चन पूछा गया। सर, बजट वगैरह से या सर्वे वगैरह से कोई बजट सर्वे वगैरह पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो सर, जैसा कि आप जानते हैं आपने 2 बार पीटी भी क्लियर किया और पीटी है अभी मई में ही, कुछ ही समय बचे हैं। तो लास्ट मोमेंट पे आपकी क्या तैयारी की क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? खास करके हमारे जो हिंदी मीडियम के छात्र इंटरव्यू देखेंगे उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, अगर आपने 1-1.5 साल इस तैयारी में बिता दिया है तो आपके जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, जो इकॉनमी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो तो आपके तैयार हो ही जाते हैं। लेकिन जो लास्ट टाइम पे जो आपके नंबर जो बूस्ट करता है वो करंट अफेयर जो है ज़्यादा जो एक तरीके से रोल निभाता है। तो इस टाइम पे मतलब कि ये है कि अपना जो कोर सब्जेक्ट है उनको रिवाइज कीजिए और जो आपने जो करंट अफेयर के जो नोट्स बनाए हैं या जहाँ से भी आप पढ़ते हैं तो उसे दीजिए मतलब टाइम। करंट अफेयर वगैरह आप कहाँ से पढ़ते थे और किससे पढ़ते थे? करंट अफेयर के लिए जो पीसीएस के लिए एक स्टडी फॉर सिविल सर्विस करके चैनल है और एक दृष्टि पीसीएस के नाम पे चैनल है। तो इन दोनों जो है यूट्यूब पे मतलब इनकी वीडियो उपलब्ध रहती हैं, इनको मतलब मैं फॉलो करता था। और बहुत सारे सर बच्चे जो हिंदी मीडियम के खास करके सीसेट में लैग करते, काफ़ी बार सीसेट ही नहीं क्लियर कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका जीएस में कितना भी मार्क्स है उसका कोई वैल्यू नहीं बनता है। तो सीसेट की आपकी तैयारी कैसे रही, क्योंकि आपका माध्यम भी हिंदी है और आपने दोनों बार अपने अटेम्प्ट में पीटी क्लियर किया है सर? देखिए, जो हिंदी है उसमें भी लगभग 20-22 क्वेश्चन तो जो है हिंदी से ही होते हैं। मेनली जो हिंदी व्याकरण है और जो गद्यांश है, तो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आधा तो मतलब आप पहले ही वहाँ पर कर चुके हैं। इसके अलावा जो अगर आपको बेसिक जो नॉलेज है मैथ और रीजनिंग की तो मतलब आप आसानी से जो है इसे क्रैक कर सकते हैं। सीसेट इतना कोई बड़ी बात नहीं है कोई। और सर, मेंस के लिए आपने कहीं से कोचिंग वगैरह ली थी या फिर सेल्फ स्टडी से तैयारी की थी सर? नहीं, मैंने जो है जो इसकी प्रयागराज की शाखा है जो दृष्टि आई है इसकी, इसमें मैंने जो है कोचिंग ली हुई है जी। तो सर, जानेंगे कि मेंस की आपने तैयारी कैसे की, खास करके जो नोट्स मेकिंग का पॉइंट ऑफ होता है, ज़्यादातर बच्चों को डाउट होते हैं कि नोट्स मेकिंग कैसे किया जाए और कितनी रिवीजन के बाद किया जाए और क्या शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए खास करके प्रीलिम्स को लेके, उस पर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही है सर?
कम से कम मतलब 2 बार तो आपका पूरा जो है वो पढ़ा हुआ होना ही चाहिए। जो भी आपकी जो क्लास जो मतलब कोचिंग के जो नोट्स हैं वो कम से कम 2 बार आपके पढ़े हुए होने चाहिए। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो भी आपकी कम से कम 1 बार तो पढ़ी हुई होनी चाहिए। जो आपके शॉर्ट नोट्स बनने होते हैं वो शॉर्ट नोट्स इसको सोच के बनाया जाना चाहिए। जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको देखते हुए केवल उन्हीं पे शॉर्ट नोट्स बनाया जाए जितना आपको मेंस में लिख के आना है। नहीं तो अगर आप डिट्टो केवल वही का उतार दे रहे हैं तो वो एक तरीके बल्कि नोट्स हो जाते हैं, तो वो आपको मतलब प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं पीछे ही करेंगे एक तरीके से। और सर मैं जानना चाहूँगा खास करके कि आंसर राइटिंग के में ऐसा क्या ऑथेंटिक आंसर राइटिंग करने के लिए क्या किया जाए और उसमें क्या चीज़ें ऐड ऑन किया जाए जिससे जो अन्य कंपटीटर हैं हमारे उनसे हमें एक्स्ट्रा मार्क्स मिले, और आपने क्या किया था क्योंकि आपने दोनों बार जो है क्वालिफाई किया है मेंस। देखिए, जब आप 1-2 बार अच्छी तरीके से पूरा कोर्स जो है सिलेबस वगैरह सब पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप मतलब इस स्थिति में होते हैं कि कोई भी न्यूज़ आपके आसपास जो चल रही है, कोई पेपर आप देख रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उसके बारे में कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक प्रोसेस चलने लग जाती है। तो जैसे कि जो है मेरी मेंस की जो प्रिपरेशन रही, तो जैसे मैंने पहले सब कुछ पढ़ा, उसके बाद अपने सेल्फ नोट्स बनाए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उनको देखते हुए, और साथ साथ में जब जो करंट अफेयर्स होती है तो उसमें मतलब वो जो पढ़ा हुआ है आपका जो कोर जो सब्जेक्ट हैं उनको जो है करंट से कहीं ना कहीं रिलेट कीजिए तो आपको एक अच्छा आंसर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो आंसर लिखने की जो प्रक्रिया है उसका कोई मतलब कोई वो व्यवस्थित कोई वो क्रम नहीं है। बस अगर आपको लग रहा है कि हाँ आपको जो है ठीक ठाक जो है नॉलेज हो गई है आप पूरे जो है सिलेबस की, तो आप लिखना स्टार्ट कीजिए। तब सर लिखने पे आना चाहूँगा मैं कि आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी चाहिए, पीटी के पहले से कर देनी चाहिए या आफ्टर पीटी करनी चाहिए? आप अगर वो आप पर डिपेंड करता है कि आपका जो है जो पीटी है वो अगर मान लें आपकी कोचिंग जस्ट ख़त्म हुई है तो आपके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन आपकी कोचिंग आप सेल्फ स्टडी जो भी है अगर वो चल रही है और आपके पास अगर जो ठीक ठाक 6-7 महीने का टाइम है तो अच्छा होगा कि आप 3-4 महीने मतलब कि आंसर राइटिंग को दें, और लास्ट में जो पीटी से पहले जो 3-4 महीने होते हैं आप मतलब कि आंसर राइटिंग कंटिन्यू रखें, लेकिन मेनली जो है पीटी पे फोकस हो जाए। और सर मैं जानना चाहूँगा कि अगर कोई नया बच्चा इस तैयारी में आना चाहे खास करके हिंदी माध्यम से, तो उसे स्टार्टिंग में ऐसी कौन सी बेसिक चीज़ें करनी चाहिए जिससे जब भी वो कोचिंग संस्थान में किसी ज्वाइन करे या ना भी करे सेल्फ स्टडी से ही तैयारी करे तो उसको चीज़ें बेहतरीन तरीके से समझ में आए और आप ही के जैसे वो भी अपने हर अटेम्प्ट में क्लियर करे इस एग्ज़ाम को? देखिए, वैसे अगर स्कूल में आजकल तो जो है एनसीईआरटी कंपलसरी कर दी है, लेकिन अगर एनसीईआरटी उनकी नहीं पढ़ी हुई है तो आजकल जो कोचिंग होती हैं वो एनसीईआरटी को कवर करते हुए ही करवाती हैं। तो अच्छा होगा कि जो क्लासें दी जा रही हैं वो जो है केवल उन्हीं पे फोकस करें। अगर वो उन पर फोकस करते हैं तो एक समय के बाद वो पाएंगे कि उनको ठीक ठाक नॉलेज हो चुकी है, और इसके बाद अगर वो खुद भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना चाहें तो वो आप आसानी से मतलब वो पढ़ सकते हैं। और सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा, हालांकि ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि क्या वजह रही कि आप दिल्ली नहीं गए, आपने प्रयागराज में ही कोचिंग की? इसका कोई ऐसा कोई कारण नहीं है। दरअसल बात यह है कि जो है जो इसके जो संस्थापक हैं विकास दिव्यकीर्ति सर, उनको सब जानते ही हैं, तो जैसा कि उन्होंने कमिटमेंट किया था कि जो यहाँ का जो एनवायरनमेंट होगा वो दिल्ली से जो है 19 भी नहीं होने देंगे, उनकी ये रहेगा। तो ऐसे में जो है दिल्ली है तो जैसे कि वहाँ की पहली बात तो जो फ़ीस ज़्यादा होती है यहाँ से। इसके अलावा वहाँ पर जो है बच्चों की जो भीड़ है वो काफ़ी रहती है। ऐसे में जो टीचर और बच्चों के बीच में एक इंटरेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि जो ये कोचिंग जो यहाँ पर खुल रही है ऐसे में जो है बच्चे का होंगे तो टीचर से मतलब इंटरेक्शन अच्छा होगा, तो इसलिए मतलब मैं यहाँ पर आया। जी। और सर कभी तैयारी के दौरान अगर लो फेस आता है आपकी तैयारी में तो आप क्या करते हैं, और अन्य जो हमारे व्यूअर्स देखेंगे उनके लिए क्या सजेस्ट करें? जो अप एंड डाउन है वो तो जो है तैयारी में लगे ही रहते हैं, लेकिन जब इस वक्त मतलब जो सबसे जब मेरे को जो है अगर थोड़ा लगता था तो मैं मतलब अपनी फैमिली में बात कर लेता था। इसके अलावा 1-2 दोस्त आपके ऐसे होने चाहिए जो मतलब कि आपके जो है मन की बात को थोड़ा समझते हो और जो है आपको मोटिवेट करें एक तरीके से, या फिर जो है कठिन टाइम से निकलने के लिए। तो ऐसे में जो है आपके जो साथ वाले हैं वो जो है काफ़ी इस बात पर डिपेंड करता है कि वो आपको कितना मोटिवेट कर रहे हैं। तो सर आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका इस बार किसी बड़े पद पे चयन हो उसके लिए हम शुभकामनाएं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।